पे बात और मैं चंदन सिंह आपके साथ। आज सेकेंड फेज की जो है वोटिंग हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से बिहार में बिहार चुनाव का माहौल बना हुआ है और अंतिम वोटिंग जो है 7 नवंबर को होने जा रही है। आज का ये जो दौर जो बिहार में जो चल रहा है, ये इससे ये देखने को मिल रहा है कि पिछली वोटिंग में 53% के आसपास जो है वोटिंग की गई, लेकिन अभी भी कमी है। कहीं ना कहीं मतदाता, कहीं ना कहीं बिहार के मतदाता अभी भी पीछे हैं और मेरे हिसाब से कम 80 से 90% जो है वोटिंग इस सेकेंड फेज में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी को, जो एक जिम्मेवार प्रत्याशी है, उसे चुना जा सके। तो स्वागत है आपका इस बात पे बात प्रोग्राम में। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो बिहार चुनाव, और बिहार चुनाव में जिस तरीके की समस्या जो आज बिहार चुनाव कोरोना के काल में करवाया जा रहा है, और इस दौर में आप देख रहे हैं कि लगातार रैलियों में जो है भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हो या फिर आरजेडी की हो। किसी भी पार्टी की अगर आप देखें, पप्पू यादव हो या प्लूरल्स पार्टी, हर एक जगह 200, 500, 1000 लोग जो हैं कि उसकी भीड़ जो है, एक जन सैलाब जो है देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोग जो है इस चुनाव में काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, आखिर कौन सी सरकार आएगी और कौन उनको रोजगार देगा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बात किया था कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा और बिहार की सबसे ऊंची मुद्दे अभी बने हुए हैं, वो है रोजगार और दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में ये दो चीज़ें तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल भारत में भी इसमें कमियां हैं और बिहार को इसमें आगे निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बिहार में आ सके। क्योंकि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बातें रखी थी, हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सरकार जो है 10 लाख नौकरियां देगी। भारतीय जनता पार्टी से बताए थे किस तरीके से सरकार जो है 19 लाख नौकरियां देगी। यानी कि हर एक सरकार, चाहे वो पप्पू यादव हो जाप पार्टी से, या फिर भाजपा हो या फिर आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियां जो हैं हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के लगातार जो है बातें रख रहे हैं, लगातार जो है रोजगार और इंडस्ट्री देने की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सामने देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है कि आने वाली सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बिहार में और बिहार की प्रगति हो। तो आज के इस मुख्य एपिसोड बात पे विवाद में आज हमारे साथ 2 चीफ गेस्ट हैं। पहले हमारे चीफ गेस्ट हैं अरविंद कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नगर अध्यक्ष हैं विक्रमगंज रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, और दूसरे हमारे हैं मोहम्मद अरशद जी, जो कांग्रेस के तरफ से मधुबनी से, यूथ कांग्रेस के तरफ से मधुबनी से बिलोंग करते हैं। तो आज इन दोनों गेस्ट के बीच में आज ये जबरदस्त बहस होगी और देखना यही है कि आखिर क्या आरजेडी की सरकार काम करेगी, क्या या बीजेपी की सरकार काम करेगी। दोनों के बीच में यह देखने वाली मुद्दा बनेगी और 10 तारीख का इंतजार हम सभी को है, हम सभी लोगों को है। आज जो है 94 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वोटिंग हो रही है, सुबह से स्टार्टिंग हो चुकी है और शाम के 6-7 बजते जो है देखते हैं कितने लोगों ने वोटिंग कर दिया है। आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग किया होगा और बिहार की चीज़ों को आगे बढ़ाना, बिहार में रोजगार और बिहार में कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिहार की हर एक मुद्दों को जो है लोग आगे बढ़ाने की काम करेंगे। तो आइए साथ में जो है देखते हैं बात पे बात प्रोग्राम में हमारे चीफ गेस्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो नमस्कार, बात पे बात प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस बिहार इलेक्शन के माहौल में आज हमारे साथ एक मुख्य अतिथि, 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हमारे मुख्य अतिथि हैं अरविंद कुमार जी, भाजपा नगर अध्यक्ष विक्रमगंज से, और दूसरे हमारे जो यूथ कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अरशद जी, मधुबनी से, बिहार से। तो आज हम इन दोनों लोगों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिहार चुनाव के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज जो है सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो चुकी है
और आज वीडियो ये प्रोग्राम जो है 5 बजे आया हुआ है, तो वोटिंग सुबह से स्टार्टिंग है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगले जो चुनाव जो होने जा रही है, इस चुनाव के दौरान में किसके साथ सरकार, किसके साथ जनता जो है खड़ी होने वाली है। तो स्वागत है सर आप दोनों का इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला जो सवाल मैं करना चाहता हूँ कि बिहार के कई क्षेत्र जो है आज भी पिछड़े हैं, कई क्षेत्र में विकास आज भी नहीं हुआ है। इस बार की चुनाव में जनता काफी आशा लगा के बैठी हुई है, तो इसके रूप में अगर आप क्या देख रहे हैं सर कि क्या जनता जो है किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करेगी, और जो अभी जो बड़ी पार्टियों में आरजेडी और बीजेपी दोनों जो है खड़ी हैं एक बड़े पार्टी के रूप में, तो दोनों में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है जनता किसको करने वाली है रोजगार के मुद्दे पे, मैं सबसे पहले अरविंद सर आपसे जानना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ी चीज है कि आज चुनाव जिस परिवेश में हो रहा, और इस चुनाव के दरमियान बहुत सारे पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के जो मैदान में है, हर एक तरह की अपनी अपनी दावा ठोक रही है। सवाल होता है कि आज परिवेश में जो 15 बरस बहुत पीछे हम जाते हैं, तो हमारा बिहार का जो स्थिति था वह इतना बिल्कुल गड़बड़ था, यानी कि पूरी तरह से वो गड्ढा ही गड्ढा हो चुका था। उस गड्ढा को भरते भरते अभी हमारे वर्तमान सरकार ने बहुत प्रयास किया, अभी कुछ कमियां रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सफल हो गए हैं, लेकिन कुछ कमियां रह गई है उस गड्ढा को भरते भरते। और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि यह बीते आने वाले 5 वर्ष में पूरी तरह से बिहार को जो हमारे बीच में खाई थी, वो खाई को भर करके और हमारे रोजगार को आगे के लिए सुनिश्चित करेंगे। जी जी, यही सवाल मैं अरशद जी से पूछना चाहूंगा। अरशद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया सर इसके ऊपर? अरशद जी सर, एक बार सवाल को रिपीट करेंगे? जी, सवाल ये है सर कि बिहार में कई तरीके की जो है प्रगति होनी है, और सरकार के जो कई बातें जो है सामने आ रहे हैं, और जनता जो है लगातार एक अच्छी सरकार बनानी चाहती है। वो चाहती है कि किस पे भरोसा किया जाए या किसकी सरकार जो है बननी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में पिछले 15 साल से जो बीजेपी और जदयू की सरकार रहा है, ये सरकार बिहार के जनता को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बरगलाने का काम किया है। पिछले 15 सालों से नीतीश जी बिहार को बरगला रहे हैं, और पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को खास करके बरगला रहे हैं। उन्होंने क्या क्या वादा किए थे कि रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। मतलब बिहार में आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। क्या कहा था कि बिहार को क्या कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उस पर कुछ नहीं दिया। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, वो भी नहीं दिया। तो बिहार की जनता अब इस सरकार से उब चुकी है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। अब बिहार को विकास चाहिए, और इस विकास के लिए बिहार एक संकल्प ले लिया है कि महागठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एक युवाओं की सरकार लाएंगे, और ये युवाओं की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करेगी। और खास करके जो महिलाएं असुरक्षित हैं, बिहार में चरम सीमा पर है अपराध महिलाओं के नाम पे, तो इन सब के नाम पे बीजेपी बिल्कुल फेल रही है। तो इसलिए बिहार की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होना तय है। जी जी जी, तो मैं दूसरा सवाल जो है करना चाहूंगा। इसके पहले जो है अरविंद सर, मैं आपसे चाहूंगा कि अरशद जी ने जो भी बातें कही, क्या इससे आप इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी अरशद साहब जी ने अभी ये बताया कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, तो मैं अरशद साहब जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि अभी सबसे मूलभूत सुविधा हमें क्या चाहिए। मूलभूत सुविधा के रूप में पहला चीज होता है बिजली, और आज के डेट में
जो हमारे यहाँ बिजली कभी देखने को नहीं मिलती थी, आज 24 घंटा हम बिजली में जी रहे हैं। दूसरी चीज थी कि सड़क पर निकलना दुर्लभ था, कि कब घर से निकलते हैं तो मेरी गाड़ी कहाँ पलट जाएगी, ये भगवान ही इसका मालिक था। लेकिन आज के डेट में हमारे पूरे बिहार की जो सड़कें है वो बिल्कुल चमचमाती हुई नजर आ रही है। तीसरी चीज कि जो आज सिंचाई का जो चीज है वह हर एक खेतों को पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा, हम भी एक किसान के बेटे हैं, कि इसके पहले देखते थे कि किसान पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए लाइन लगते थे और अपनी जेब से पैसा खर्चा करते थे। लेकिन आज ये है कि कोई भी किसान, मैंने देखा इस बार कि कोई भी किसान कभी भी अपने सिंचाई के लिए कभी भी पेट्रोल पंप पर नहीं गए। ये मेरा पहला विकास है। दूसरी चीज है कि जो अपराध आज ये नीतीश सरकार के पहले आप भी देखे होंगे कि अपराध की सीमा क्या थी, कि जो व्यक्ति यदि 5 बज गया तो जो व्यक्ति जहां था वहीं पर रह जाता था। दूसरी चीज कि जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग कर्मी थे वे सारे यहाँ से पलायन कर चुके थे, डॉक्टर पलायन कर चुके थे। लेकिन इतना हम जरूर देखते हैं आज के डेट में कि यदि हम रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे कभी भी अपने सिंगल फैमिली के साथ भी रोड पर बाहर निकल जाते हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। और जहां तक सवाल है महिलाओं की जो सुरक्षा भी हमें मिली है, जो नीतीश की सरकार में महिलाओं को सुरक्षा मिली है, और यहाँ तक कि महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं के साथ नौकरी भी दी गई है, वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। अब जहां तक अरशद जी ने ये कहा कि बेरोजगारी, मैं ये पूछना चाहता हूं अरशद साहब से कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? क्या है बेरोजगारी? हम कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। मैं एक आपसे बता रहा हूं कि मैं एक सिंपल एक एजेंसी का काम करता हूं। क्या भाई साहब मुझे रोजगार की श्रेणी या बेरोजगार की श्रेणी में रखना चाहेंगे? तो सिर्फ सरकारी नौकरी ही पा लेना रोजगार की श्रेणी में नहीं आता है। और सवाल है कि रोजगार पाने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हमें प्राप्त करनी पड़ती है और तब जाके हमें रोजगार मिलता है। और जितना हमारे यहाँ रोजगार का सृजन है वो लगभग रोजगार मिल चुका है, कुछ है बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टोटली का टोटली मेरा फुलफिलमेंट हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बाकियां है। लेकिन ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में किसी को रोजगार नहीं दिया। मैं तो ये देख रहा हूं कि महिला से लेकर के छात्रों तक सारे लोगों को अभी तक जितना रोजगार नीतीश बाबू के शासन में मिला है उतना रोजगार हमने लालू प्रसाद के शासन में भी देखा था, 15 बरस राबड़ी देवी जी के शासन में भी देखा था, कहीं ऐसा नहीं मिला। हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी हैं कि हम अपने जीवन को पार कर चुके। यदि काफी समय रोजगार मिला होता तो आज भी मैं कहीं सरकारी जॉब में होता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी करना ही रोजगार है, ऐसा नहीं है। और दिनों पर दिन हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होगी तभी हम आगे रोजगार सृजन कर पाएंगे। यदि हमारे यहाँ सड़क नहीं होगी, हमारे यहाँ बिजली नहीं होगी, हमारे यहाँ किसानों को पानी नहीं मिलेगा, किसानों को ढंग से फसल नहीं होगी, तो रोजगार कोई चाह करके भी नहीं पैदा कर सकता है। तो ये चीजें जो हमें मिल रही है और स्वाभाविक है कि हमें इससे रोजगार मिलेगा। बिल्कुल जी। तो अभी बिहार में जो है रोजगार को लेकर काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इंडस्ट्री को लेकर जब से लॉकडाउन लगा और जैसे हमारे जितने भी लेबर लोग थे अदर स्टेट से बिहार में पलायन किए, वापस आए और लॉकडाउन में जितनी परेशानियां उनके साथ उनको झेलनी पड़ी है और इंडस्ट्री नहीं होना, बिहार में कमियां होना, रोजगार के एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा बना हुआ है। इसके ऊपर मैं एक टिप्पणी चाहूंगा अरशद जी से। अरशद जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अरशद जी। देखिए सर, हमारे भाजपा के मित्र अभी क्या बताएं कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। अभी देखिए बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली है, ठीक है। और अभी 3-4 दिन पहले CMIE का एक रिपोर्ट आया है कि बिहार में 42% युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है, 42% है। बिहार के मजदूर पलायन करने पर मजबूर होते हैं दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, ठीक है, वहां जॉब करने के लिए, वहां रोजगार के लिए। और हमारे प्रदेश में क्या है? कुछ नहीं है। मोदी जी, नीतीश जी क्या बोलते हैं कि बिहार में समुद्री तट नहीं है तो यहाँ हम कारखाने, फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। हम मोदी जी से और नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि बताइए राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है, जयपुर में
क्या वो सब समुद्री तट स्थल है, तो वहाँ कैसे फैक्ट्री लगा हुआ है, कैसे रोजगार का साधन वहाँ पर है, ठीक है, तो वो सब तो नहीं दिखा। और बिहार में जूट मिल, चीनी मिल, जितना भी मिल था सब मिल को पिछले 15 सालों में बंद कर दिया गया, ठीक है। और लालू जी का जो 15 साल था उसको लेकर के भाजपा बिहार के लोगों को डराती है। आप बताइए कि पिछले 15 सालों में आप नीतीश जी के साथ सरकार में थे, आपने क्या किया? अब जनता जवाब मांगती है। जब आप रिपोर्ट देने का टाइम आया तो आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अरे आप 15 साल से सरकार में थे और आप जवाब दीजिए कि आपने 15 सालों में बिहार की जनता के लिए क्या किया। अब फिर ये हमारे साथी बात करते हैं बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बताइए, मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ था उसमें मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुख्य आरोपी थी। उनको टिकट देके दोबारा नीतीश जी फिर से सम्मानित किए हैं। ऐसे अपराधियों को टिकट दिया जाता है। बीजेपी में क्या हुआ यूपी में, चाहे वो बीजेपी के कई मंत्री विधायक इस अपराध के मामले में फंसे हुए हैं और उनको बीजेपी प्रोत्साहन करती है। तो खैर अभी मैं बाहर के मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, बिहार के मुद्दे पे ही रहना चाहता हूँ। आप ही बताइए कि इतना जो मुद्दे हैं कि ये अभी बीजेपी किसानों का ये 3 किसानों के विरुद्ध कानून लेकर आई है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानियों को पहुंचाना चाहती है, मंडी व्यवस्था खत्म करके एमएसपी गारंटी नहीं दे करके फायदा पहुंचाना चाहती है। तो आप बताइए कि कैसे ये किसान हितैषी सरकार कैसे है? जगह जगह किसान विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं। अगर हम युवाओं की आवाज उठाते हैं तो उन पे ये सरकारी दमनकारी नीति अपनाती है, हम पे दमन करती है, युवाओं को जेल में डालने की कोई साजिश करती है। आप बताइए, क्या इस देश में आवाज उठाना क्या खिलाफ है? क्या हम आवाज नहीं उठा सकते हैं? अगर किसी को शोषित किया जाता है, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिला हो, उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ अपने भाई बीजेपी के भाई से कि आप जो पिछले 15 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं, अपने विकास के नाम पे वोट लीजिए। मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए महिला की सुरक्षा, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। इस पे वोट लीजिए, इस पे बात कीजिए, इस पे बहस कीजिए। अब ये बिजली पानी प्राथमिक चीजें हैं, तो होनी चाहिए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है, वो गिनाए। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मतलब एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। 4.5 लाख वैकेंट पद खाली है, उसको बहाल क्यों नहीं किया? जबकि मोदी जी हर जगह घूम के कह रहे थे, 2014 से ही कह रहे हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब बात बताइए कि मोदी जी को 12 साल होने को है, 12 साल में 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। मोदी जी बोलते हैं कचरी तलना, पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। अपने लड़कों को सेक्रेटरी बना रहे हैं, बड़े बड़े पद पे डाल रहे हैं, कोई डीडीसी का अध्यक्ष बन रहा है, और बिहार के युवाओं, देश के युवाओं को बोलते हैं कचौड़ी तोड़ो, पकौड़े तोड़ो। ये भी रोजगार है? बताइए, क्या एक देश का प्रधानमंत्री की ऐसे भाषा शोभा देता है? अर्षद जी रुकिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है भाजपा ने ये बोला है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री में दिया जाएगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। तो मैं इस पे टिप्पणी चाहूंगा अरविंद कुमार सर से। सर, इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? क्या कोरोना वैक्सीन एक मुद्दा होना चाहिए था फ्री देने का बिहार इलेक्शन में? अरविंद सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, कोरोना वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि फ्री में देंगे अगर चुनाव जीतती है। तो क्या ये मुद्दा होना चाहिए था बिहार इलेक्शन में? देखिए, कोरोना एक बहुत भयंकर महामारी है और इस भयंकर महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। और यदि कोई सरकार कोशिश करती है यदि हम सारी वैक्सीन लोगों तक फ्री में पहुंचा दें, ये कोई गलत बात नहीं है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो वैक्सीन कैसे पहुंचाएगी। और यदि कोई कहा है तो कुछ सोच करके ही कहा होगा कि वैक्सीन हम मुफ्त में देंगे। और चूंकि यह बिहार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को मिले तो और सबसे बेहतर चीज़ है। भाई साहब ने अभी एक चर्चा किए थे मुजफ्फरपुर कांड का, तो मैं उनको भी ये बता दूं कि इसके पहले भी एक भागलपुर कांड हुआ था, शायद उनको याद हो या ना हो। और ये बता रहे हैं कि महिला सुरक्षित है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के परिवेश में पूरे हमारे बिहार में कहीं भी महिला असुरक्षित है।
ये जो बातें जो बोली जा रही है, बताई जा रही है, ये लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है और दूसरी कोई बात नहीं है। महिला कहीं भी असुरक्षित नहीं है। आज यदि महिला असुरक्षित होती तो महिलाएं पैदल चलकर या साइकिल के सहारे वह अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाती। जो पहले की हमने देखा है कि कभी भी लड़कियां अकेले में वह साइकिल के द्वारा या पैदल मार्च करके कभी स्कूल नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज के डेट में ये देखा जाए तो सिंगल लड़की भी है, वो पैदल हो या साइकिल के सहारे, वह अपने गंतव्य स्थान स्कूल पर जरूर पहुंच जाती है। इससे हम ये साबित करते हैं कि हमारी महिलाएं असुरक्षित नहीं बल्कि बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जी, अब कोरोना वैक्सीन सर, कोरोना वैक्सीन मेमोरेंडम में लिखने की क्या जरूरत है? सवाल ये बनता है सर, क्योंकि कोरोना वैक्सीन तो सभी को फ्री में देना है, ये बात तो सही है सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, लेकिन बिहार इलेक्शन के समय कोरोना वैक्सीन को लेकर सीधा जो है फ्री में देने के लिए मेमोरेंडम में लिखा गया है। ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके ऊपर एक मैं चाहूंगा। बिहार में फ्री देने के लिए जो भी गवर्नमेंट है ठीक है। अभी बिहार में चूंकि यहाँ की जो और लोगों की अपेक्षा आर्थिक स्थिति जो है, हालांकि बिहार बिल्कुल संपन्न है, लेकिन कुछ लोग ही संपन्न हैं जो अपने पैसे को बैंक में जमा करके रखते हैं। बाकी कुछ हमारे यहाँ अभी पिछड़ापन है, गरीबी है, जिसके चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि चूंकि बिहार गरीब है, चूंकि यहाँ साधन सीमित हैं, और उसके चलते उन्होंने कोई यदि घोषणा किया कि हम फ्री में देंगे तो उसने कोई गलत बात नहीं। जी, गलत बात नहीं सर। इसी कोरोना वैक्सीन के ऊपर मैं अरशद जी से जानना चाहूंगा, ये फ्री कोरोना वैक्सीन के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? अरशद जी। देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र क्या कहें कि बिहार गरीब है, 15 साल से आप शासन कर रहे हैं, अब बिहार गरीब है, ऐसा बात बोल रहे हैं आप। बताइए, ठीक है, पर प्रधानमंत्री जो चुनावी प्रलोभन देते हैं, चुनावी लॉलीपॉप जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो अभी आपको बता दें कि पूरे भारत में अधिक से अधिक राज्यों में आपका ही सरकार है, आपका ही सरकार है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, क्या बोलते हैं कि अधिक जगह में आपकी सरकार, वहां बांट के देखिए, वहां बांटिए ना। कोरोना वैक्सीन के नाम पे बिहार की जनता को बरगला रहे हैं, कोरोना वैक्सीन देंगे। कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपकी सरकार बोले थे कि 30 दिन में कोरोना खत्म कर देंगे, अनायोजित लॉकडाउन लगा के बिहार के प्रवासी मजदूरों को और हिंदुस्तान के प्रवासी मजदूरों को अब पैदल चलने में मजबूर कर दिए। जो कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी की तरफ से, बहन प्रियंका गांधी की तरफ से जो 1000 बस का इंतजाम किया गया था प्रवासी मजदूरों को घर जाने का, उसको आपने अनुमति नहीं दिया। आपने अनुमति नहीं दिया कि बस अनफिट है, बस नहीं जा सकती है। आप कोरोना काल में मतलब ये राजस्थान में कोटा में हमारे बिहार के छात्र फंसे हुए थे, उनको आपके मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आने का परमिशन नहीं दिया, जबकि उनके पार्टी के विधायक और मंत्री के अपने बच्चों को कोटा से लाया। जब अनशन किया तब बच्चों को आने की कोशिश, अनुमति दी गई। आप बताइए, जब बिहार में चुनाव आया तो आप बोलते हैं कि कोरोना वैक्सीन हम फ्री में बांटेंगे, मुफ्त में बांटेंगे। एक चुनावी लॉलीपॉप है, और हर बार की तरह मोदी जी का ये भी एक चुनावी भाषा है। वो साफ साफ बोलते हैं कि चुनाव में जनता को लुभाने के लिए हम एक ये चुनावी भाषण है, बोलते हैं। तो बताइए ना कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप कोरोना वैक्सीन दीजिए। कोरोना तो आपका कंट्रोल हुआ नहीं। 1 करोड़ केस आने को है, अभी तक तो 81-82 लाख केस आ गया है बिहार में, इंडिया में, भारत में, और आप बोल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन हम फ्री में बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे। हर बार जब चुनाव आता है बिहार में या किसी प्रदेश में, तो आप बोलते हैं ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ खोखले वादे हैं, सिर्फ खोखले वादे, और कुछ नहीं है। जी जी, इसी टिप्पणी के ऊपर मैं अरविंद सर आपसे जानना चाहूंगा। सर 1 मिनट में बोलिएगा इस बात, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जैसा मोहम्मद अरशद सर ने बोला, जो अभी 10 लाख नौकरी की घोषणा की है, क्या मैं जान सकता हूं कि ये क्या उनका लॉलीपॉप है या वास्तविकता है? बिल्कुल सर, मैं बताऊं सर, ये बात कहाँ से आ गई? कोई घोषणा किसी बात का करता है तो लॉलीपॉप तो नहीं हो गई। और जहां तक सवाल है प्रवासी की, तो प्रवासी है जो हिंदुस्तान का आदमी है और हिंदुस्तान के लोगों को हम प्रवासी कहें, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान से बाहर का है, ये प्रवासी किसको कहते हैं? और सवाल है कि हम आपको रोक रहे हैं कि भाई आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाइए, इसकी व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा और करने जा रहा हूं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हम जैविया करेंगे। तो चूंकि जिस स्टेज में उस समय हमारा कोरोना पहुंचा था, उस स्टेज में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जरूर ये कहती कि नहीं भाई आप
वहीं रुकिए, लेकिन आपने बात माना नहीं, आपको लगा कि नहीं हम चलिए अपने घर पर ही रहेंगे, घर पर ही रहेंगे। तो उस स्थिति में साधन तो हमारे पास था नहीं, तो साधन नहीं था, आप पैदल आ रहे हैं, तो पैदल आ रहा है और उसी को आप दिखा रहे हैं कि हम पैदल आए, भूखे प्यासे आए, ऐसा तो नहीं है। और जहां जहां भी आए कोई भी व्यक्ति तो हमने नहीं देखा। हमारे गांव से भी लोग, बहुत सारे लोग मजदूर बन करके जो काम करने बाहर हरियाणा या पंजाब लुधियाना सब जाते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा बात नहीं कहा कि हम बहुत कष्ट के साथ यहाँ आए हुए हैं। कहीं कहीं 2-4 व्यक्ति को खड़ा करके आपने उसका कैमरा कर लिया, फोटो खींच लिया और दिखा दिया कि ये सारे प्रवासी इस तरह के दुखद स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। ये तो सब बकवास की बात है। जी अरशद जी, बहुत बड़ी बात सर ने कहा है। अरशद जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवासी मजदूर क्या नहीं थे? जी सर, मैं बोलना चाहता हूं कि जो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, उसमें साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि जो बिहार में 4.5 लाख सरकारी पदे जो खाली है ना, वो भरे जाएंगे। और उसके साथ साथ जो चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, जो भी पेपर मिल बंद है, वो सब मिल स्टार्ट किए जाएंगे और उस मिल में किसानों को, युवाओं को रोजगार देंगे। ये बात कर रहे हैं। ये मोदी जी की तरह नहीं कि चुनावी भाषण देके बोल दिया चले जाए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि प्रवासी मजदूर कैसे हो गए प्रवासी मजदूर, हमारे प्रवासी मजदूर प्रवासी क्यों बने? क्योंकि उनके अपने प्रदेश में, बिहार प्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिलता है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो उनको रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, इसलिए वो बाहर जाते हैं और बाहर जाने को भी प्रवासी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि देश से बाहर जाए उसको प्रवासी बोलते हैं, पर देश से बाहर जाना भी प्रवासी होता है, ठीक है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये लॉलीपॉप देते हैं, हर बार तो यही कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी तेजस्वी जी ने बोला कि मैं 10 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। तो आपके भाजपा के एक मित्र मनोज तिवारी है, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। पिछली बार क्या कहा था? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। इस बार क्या कहा है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब कि जो बात हम बोल रहे हैं, हमारी जो संकल्प पत्र में डाला था तेजस्वी जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, उसी को रिपीट करके भाजपा भी कह रही है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। मेरा अगला सवाल ये है सर, मैं सवाल जो करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि बिहार चुनाव में किसी ने बोला 10 लाख नौकरी देंगे, किसी पार्टी ने बोला 19 लाख नौकरी देंगे, किसी ने उससे भी ज्यादा बोला। ये जो चुनावी ये भी बातें जो कही जा रही है, कितनी इसमें सच्चाई है? मैं आपके तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नौकरी देने की, रोजगार देने की जो बातें की है 19 लाख, क्या इस पर अमल रहेगी सरकार? जी अरविंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी जहां तक की 19 लाख की बात की है, तो वह नौकरी की बात नहीं की है, वो रोजगार की बात की है। रोजगार का मतलब होता है कि हम रोजगार सृजित करेंगे लोगों को। ये कोई नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही देंगे, रोजगार सृजन करके उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे ताकि उसमें हम सारे लोगों को रोजगार दे सकें। सृजन करना है, अब चाहे वो उद्योग के द्वारा सृजन हो या जैसे भी हो, लेकिन वह रोजगार सृजन करेंगे, न कि हम सरकारी नौकरी में किसी को ला करके बैठा देंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे तेजस्वी साहब जी ने डायरेक्ट कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर है। नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, लेकिन रोजगार का मतलब सरकारी नहीं होता है। रोजगार देंगे, रोजगार का हम विधि व्यवस्था से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार करके हम उसको सृजन करेंगे और सृजन के अनुसार हम वहां पर लोगों को रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कथन ये है जी। और जहां तक सवाल है, अभी भाई साहब ने ये कहा कि उद्योग धंधे सारे चौपट हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या नीतीश कुमार जी के शासन काल में ही ये सारा धंधा चौपट हो गया था या इसके पहले भी यहाँ पर उद्योग था? यदि वह उद्योग था और नीतीश कुमार के शासन में नहीं रहता तो मैं मान लेता कि ये सारे उद्योग धंधे को चौपट कर दिया है। लेकिन वह नीतीश कुमार के पहले 15 साल का जो शासन था वो पहले ही तो समाप्त कर चुके थे। जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि 15 बरस का गड्ढा भरते भरते ये अभी हमको समय लग रहा है और कुछ अभी काम बाकी है जो इस बार हम पूरा कर लेंगे। तो पहले तो हम गड्ढा भरने में ही तबाह हैं,
इतनी हमारी राज्य की जो व्यवस्था थी इतनी दुर्दफा हो चुकी थी कि उसको भरते भरते ये हमको समय लग गया। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरी चीज है, मैं एक चीज थोड़ा सा विषय वस्तु से हट करके बात करूंगा कि मैं सारे लोगों से एक निवेदन के तौर पर ये कहूंगा जरूर कि यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो यह आप मान कीजिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जदयू की सरकार हो या राजद की सरकार हो, केंद्र में हो या राज्य सरकार में हो, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब भी एक संविधान में पारित किया जाए कि वह रोजगार एमएलए या एमपी का चुनाव तभी लड़े जो वह कम से कम ग्रेजुएट हो और कोई वह परीक्षा पास करके जाए, तब जाकर के वह देश चलाने लायक हो सकता है, अन्यथा नहीं। जो व्यक्ति नन मैट्रिक हो, 8वां पास हो या अंगूठा छाप हो, देश को क्या चला सकता है? तो यह मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यह संविधान में संशोधन करके ऐसा लाया जाए। ये पूरे देश की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के संविधान में संशोधन करके ये काम किया जाए। हेलो जी सर, आप बहुत बड़ी बात कही है कि आज का ये युवा चाहता भी है कि जो भी इलेक्शन लड़े ये जो है पढ़ा लिखा हो और एक पढ़ा लिखा नेता जो अब हम सर एक नन मैट्रिक का फाइल ढोने के लिए एक आईएएस ऑफिसर पीछे लगता है। एक आईएएस ऑफिसर जो मोटी मोटी किताब पढ़ के दिन रात अपना दिमाग खपा करके आईएएस बनता है, और वह एक अंगूठा छाप व्यक्ति का 8वां पास, 9वां पास, 10वां पास व्यक्ति का फाइल लेकर के पीछे जी हुजूरी करता है। ये हमारे संविधान में कहाँ का सब चीज है? कहाँ से आ गया? क्या यह इस देश को? ये बिल्कुल गलत है। हम चाहूंगा कि हमारे पूरे देश की जनता इस आवाज को उठाए कि कोई भी व्यक्ति जब एमएलए और एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले वह ग्रेजुएट हो और उसके साथ साथ वो भी एक इंटरव्यू पास करे, एक परीक्षा पास करे, जैसे कि हम एक चपरासी के लिए परीक्षा पास करते हैं। जी अरशद जी, जैसा बात हुआ अभी कि रोजगार और जो चुनाव की जो बातें चल रही हैं, जिसमें जो भी सांसद या विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए एक योग्यता होनी चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद अरशद जी? देखिए, ऐसी भाषा भारतीय जनता पार्टी के मुंह को शोभा नहीं देती है, बिल्कुल शोभा नहीं देती है, अशोभनीय है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिग्री है, डिग्री विवादित डिग्री है, वो अभी तक वो डिग्री नहीं दिखा पाए कि फर्जी डिग्री है या क्या है। उनके मंत्री स्मृति ईरानी जी का विवादित डिग्री है, ठीक है। और ऊपर से आप बात करने आए हैं कि सरकार से हम ये मांग करते हैं, ऐसा मांग करते हैं कि जो भी लोग इलेक्शन लड़े कम से कम ग्रेजुएट हो। पहले आपके जो नेता हैं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, उनका डिग्री सवालिया निशान है उनके डिग्री पे। आपके जो मंत्री हैं उनके डिग्री पे सवालिया निशान है। और आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी का, हमारे पार्टी का एक भी कोई ऐसा व्यक्ति या एक भी कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा मिनिस्टर जो ग्रेजुएट ना हो, जिन पे ऐसा लांछन लगाया गया हो, आप बताइए। तो किसी भी पार्टी का हो, यह डिग्री उसे हासिल करके ही जाना चाहिए। मैं ये मांग किया हूं, न कि हम किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन नहीं लगाया हूं। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन पहले आप अपने पार्टी के अंदर झांक के देखिए ना। हम झांकना क्या, जब मैं ये बात बोल दिया तो यदि उनके पास डिग्री नहीं है तो भी अनेबल है, लेकिन आप उनको साबित करके तो दीजिए कि प्रधानमंत्री हमारे डिग्री होल्डर हैं या नहीं है, साबित करके आप दिखा दीजिए। आप मुंह से कहने से नहीं होगा कि आपने प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं। लोग सवाल क्यों उठा रही है? सवाल उठा रहे जनता। ऐसा भाई साहब कुछ नहीं है, ये बेतुकी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। हम कोई व्यक्ति विशेष पर बात नहीं कहे, मैंने पूरे संविधान की बात कही थी। सर, हमारा बात सुन लीजिए सर। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं आती है, स्ट्रेंथ का स्पेलिंग नहीं आता है। नाला गैस से चाय बनाते हैं, ठीक है, और नाला गैस से चाय बनाते हैं। पता नहीं कैसे साइंटिस्ट के बारे में बात बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं। और आप बात करने चले कि ऐसा लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें जो ग्रेजुएट हो। नहीं, क्या बताइए, आप बताइए। ये बिल्कुल शोभा नहीं देती इस पार्टी। क्या चाय बनाने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं हो सकता है? क्या चाय बनाना बेकार है? नहीं, चाय बनाना अच्छी बात है, बिल्कुल है। आप बताइए कि मोदी जी ने कब चाय बनाया? ये एक चुनावी बनाया, उनकी स्थिति थी, उनकी अवस्था थी, इसलिए चाय बनाए। जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं,
माता से मिले थे तो फोटो खिंचवाते हैं, नहीं फोटो खिंचवा, देखिए ये सब बातें अनर्गल बातें हैं कि फोटो खिंचवाना ऐसा बात नहीं है। चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे ये हमने देखा नहीं है कभी, और ना आप देखे हैं। चाहे बेचते थे या नहीं बेचते थे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम ये देख रहे हैं, बस जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जिनकी नीयत और नियति दोनों यदि स्वच्छ हो, यदि वह सिर्फ देश हित में काम करना जानते हैं तो बहुत अच्छे हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के लिए मरे, अपने परिवार के लिए ही खजाना भरे, अपने रिश्तेदारों के लिए खजाना भरे, रिश्तेदारों के लिए मरे, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति वही है जो राष्ट्र के लिए सोचे, हमारा देश तरक्की कैसे करेगा, हमारा देश कहाँ जाएगा, इसके लिए सोचे। सिर्फ व्यक्ति विशेष अपना पेट पालने तो कोई पाल सकता है, लेकिन यदि हमारे पूरे देश की जनता का पेट पाल दे कोई, तो उसको सबसे महान व्यक्ति कहा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री में ऐसा छवि है और उनकी नियत और नियति दोनों बिल्कुल साफ है कि कभी भी वो अपने लिए कोई काम नहीं किए। और जिस स्थिति में आज पूरे विश्व में भारत जो है, भारत को ऐसी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है कि अभी सपनों में भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन करके ऐसे भारत को खड़ा करके नहीं रखा था। जो आज अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान से डरता है, हिंदुस्तान से डरता है, चाइना जैसा देश हिंदुस्तान से डरता है, वैसे है हमारे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री पर कोई उंगली उठाए ये अच्छी बात नहीं है। और भली भांति हमारे अरफत साहब इस बात को जानते हैं, ऐसी नहीं है को नहीं जानते हैं, भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए हम कुछ भी अनर्गल बातें किसी पर थोप दें ये अच्छी बात नहीं। जी, मैं एक अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूँ दोनों लोगों से। चंदन जी प्लीज हमको जवाब देने दीजिए, 1 मिनट बस, हमको 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का हमको जवाब दे दीजिए ये जो बोले हैं। जी बोलिए, बस 2 मिनट का जवाब दीजिए, 2 मिनट का। 2 मिनट। हमारे साथी ने क्या बोला कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। मुझे तो नहीं लगता, लोग देश की जनता को तो नहीं लगता ये सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम किया है, अडानी और अंबानी के लिए। हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करना, अडानी अंबानी को फायदे पहुंचाना, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो या एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो, हर फील्ड में प्राइवेटाइजेशन करवाया है, हर फील्ड में काम किया है, हर फील्ड में से 2 लोग। नहीं सर, जब आप अडानी और अंबानी की बात करते हैं तो सुनिए ना, जब अडानी अंबानी की आप बात करते हैं तो उसमें टाटा का भी नाम ले लेते, बिरला का भी नाम ले लेते, रिलायंस का भी नाम लेते। ये तीनों व्यक्ति को क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये तीनों बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे देश के लोगों को रोजगार देते हैं, और उनमें इतनी कैपेसिटी है कि यदि 2 बरस भी हमारे देश में कुछ नहीं हो तो टाटा का इतना पावर है, बिरला का इतना पावर है, रिलायंस का इतना शक्ति है, पावर है कि वो हमारे देश को खिला सकता है। और आप अंडानी और अंबानी में कहाँ उलझ गए हैं? वो भी अंडानी अंबानी, टाटा की बात क्यों नहीं किए? टाटा का भी बात करना चाहिए था, बिरला की बात करनी चाहिए थी। जी मैं अंतिम अपन अडानी अंबानी में क्यों पास करके रह जाते हैं? उनको बोले बीच में ना बोले कि अभी हमारे भाजपा के मित्र अरविंद जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में यानी अंतर्राष्ट्रीय में हमारी पहचान बढ़ी है, हमारी पकड़ बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना 1200 किलोमीटर हमारे देश के अंदर घुस गया हुआ है और मोदी जी की जुबान नहीं खुली है। 56 इंच का सीना कहाँ गया इनका? इनका लाल लाख कहाँ गया? चाइना को लाल लाख कब दिखाएंगे? इनके मुंह से चाइना सब नहीं फूटती है। और ये बात करते हैं कि देश का ये मान भरा है, चाइना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है, ठीक है। और एक अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, 23.9% ये जीडीपी हमारी गिर गई है पिछले 6 सालों में। और बात बोल रहे कि देश का विकास हुआ है, मुद्दे फटका रहे हैं, बिहार के मुद्दे पर बात कीजिए, देश के मुद्दे पर बात कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है। हाँ, माना कि मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो मित्र है सब कुछ मित्र को दे रहे हैं, देश का कन बेच रहे हैं, एक हिस्सा बेच रहे हैं। आप बताइए कि बॉर्डर के नाम पे आप चुप हो जाते हैं, चाइना को जवाब नहीं मांगते हैं, चाइना से कश्मीर के मुद्दे पे आप नहीं कुछ बोलते हैं। कश्मीर में जो ये गलवान वैली और पैंगविन वैली में जो चाइना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गया है, उसका जवाब कौन देगा? और हमारे 20 जो जवान शहीद हुए हैं
उस जवान का बदला कौन ले? कब लीजिएगा बदला चाइना से? आप चाइना के नाम पे आपका एक शब्द नहीं फूटता है, चाइना को लाल आंख नहीं दिखाते हैं। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादा कर रहे थे कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच की छाती है, वो छाती कहाँ गई? 56 इंच की छाती 0.56 सेंटीमीटर हो चुकी है। जी जी, अब मैं 1 मिनट की टिप्पणी चाहूंगा अरविंद सर से, इसके बाद मैं सवाल पे आगे बढ़ूंगा। सर 1 मिनट की आपको समय देता हूं सर, आप जो भी अरशद सर ने जो भी बोला है आप उसके ऊपर टिप्पणी कर दीजिए सर। अरविंद सर, अभी अरशद साहब ने कहा कि 1200 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया है। जब उनको जानकारी ही नहीं है इस बात को, तो उनको पहला चीज रखना ही नहीं चाहिए कि 1200 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया है। चाइना तो तब अंदर घुसा था जब हमारे देश में कांग्रेसी की सरकार थी, हमारा पीओके चला गया था जिस समय हमारे देश में कांग्रेसी की सरकार थी। आज कहाँ है, आज कहाँ गया है हमारा भारत का कोई हिस्सा चाइना के पास में? अरशद साहब को जानकारी है कि नहीं है? और 370 की बात करते हैं, क्या 370 कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? जब हिंदुस्तान का अंग है और एक ही देश में एक विधान, 2 संविधान, 2 निशान, क्या ये सही बात बोलते हैं? भारत का खाते हैं और गुण गाते हैं दूसरे देश का। और अभी गलवान की जहां तक उन्होंने बात किया कि हमारे सैनिक शहीद हो गए, तो गलवान शहीद तो आज एक नए नहीं हुए, शहीद बरसों से होते आए हैं और हुए हैं। तो सवाल है कि आपके जैसे ही लोग हमारे ही देश में लोगों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और उनके द्वारा कार्य कराते हैं और कहते हैं कि गलवान घाटी में 40 सैनिक शहीद हो गए। 40 सैनिक को शहीद करवाने वाले तो आप लोग हैं कि जो पाल पोस करके अभी तक कश्मीर में बैठाए हुए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको समाप्त किया। जी, हमारा देश अभी आतंक मुक्त बनने जा रहा है। जी, मैं अगला सवाल और अंतिम सवाल दोनों लोग से कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल एक मिनट इलेक्शन की रैलियों में, सर मैं आपको लास्ट में समय दे दूंगा, बिहार इलेक्शन की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो मोदी जी की सभा हो वहां भी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो तेजस्वी जी की सभा हो वहां भी भीड़ देखने को मिल रही है, तो सभी जगह भीड़ देखने को मिल रही है। तो क्या इस भीड़ से हम ये तय करें कि किसकी सरकार बनेगी? क्या ये एक मापदंड हो सकता है? अरविंद सर, मैं आपसे सबसे पहले देखिए सर, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि चाहे मोदी की रैली में बहुत भीड़ हो जाए या नीतीश कुमार जी के रैली में बहुत भीड़ हो जाए या तेजस्वी साहब के रैली में बहुत भीड़ जाए। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं कि रैली के आ जाने से सारे रैली में आए हुए व्यक्ति उस पक्ष के वोटर हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। इसके ऊपर बहुत लोग ऐसे भी एक दूसरे को देखने के लिए भी आते हैं, ये मानने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन ये ना मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई भी किसी के रैली में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो सारे के सारे उन्हीं के वोटर हैं, ये मैं स्वीकार नहीं करता। जी, अरशद जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं सर? भीड़ क्या कितनी जो है कारगर साबित होगी बिहार में? देखिए सर, भीड़ ऐसी चीज है कि भीड़ को बुलाई भी जाती है, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। मैं ये किसी पर ये नहीं है कि फलने राजद की सरकार नहीं बुलाई हो या भाजपा की बुलाई हो, जदयू की बुलाई, ऐसा नहीं है। भीड़ बहुत लोगों के द्वारा बुलाई जाती है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं है कि भाजपा का नगर अध्यक्ष हूँ तो मैं सारी बातें जो बोलूंगा वो बिल्कुल अपने पक्ष, जी नहीं, जहां पर कमियां होगी मैं बताऊंगा, बोलूंगा जरूर। भीड़ जो है वह लोगों के द्वारा बुलाई जाती है, सारे पार्टी एक करके बुलाते हैं अपनी दमखम को दिखाने के लिए, लेकिन उस भीड़ में कितना दम होता है ये तो चुनाव के बाद पता चलता है, जब हमारी काउंटिंग होती है। जी जी, 10 तारीख को तो पता चल ही जाएगा किसकी सरकार बनती है। जी, मैं यही सवाल जो है अरशद जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस पे आपकी टिप्पणी क्या है सर? कि भीड़ कितनी कारगर है बिहार इलेक्शन में? बिल्कुल हमारे साथी को साफ पता चल गया है कि महागठबंधन की रैलियां में इतनी भीड़ होती है, इस बार हवा किसकी है? हवा माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की हवा है। और ये भीड़ देखे साथ हमारे भाजपा के मित्र गुमसुम हो गए हैं, वो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। नहीं देखिए, ये आप पक्षपाती बात कर रहे हैं। मैं अपना फिगर खोल करके बताया, ये मत समझिए कि मैं स्वीकार कर लिया कि फलना के भीड़ में बहुत ज्यादा भीड़ हो गया तो हम स्वीकार कर लिया कि सरकार उनकी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अपने दिल की बात बताई कि ऐसा ही होता है और आप इस बात से मुकर रहे हैं।
हमने तो खुल करके चंदन बताया जी, मैं मीटिंग छोड़ दूंगा। चंदन जी प्लीज इनको बोलिए कि बीच में ना बोले, मैं मीटिंग छोड़ दूंगा, डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है बोलिए। सर एक मिनट सर, बोलने का लगता है कि इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इनको बोलिए बीच में ना बोले। यही तो इस पार्टी की मानसिकता है कि बस अपनी आवाजें उठाएंगे, विपक्ष की आवाजों को बंद कर देंगे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। पहले इनको एक बार बोलिए कि बीच में ना बोले। जी बोलिए सर। इनको एक बार पहले बता दीजिए कि बीच में ना बोले। जी बोलिए सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही वो पार्टी है जो पहले मोदी 15 में या 19 के पार्टियों में, जब बीजेपी की पार्टियों में भीड़ हुआ करती थी तो बोलती थी कि बिहार के वोटर या बिहार के जनता, प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है। और आज यही पार्टी अपनी क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस बता रही है कि भीड़ कैसे जुटाते हैं। इनके पार्टी को पता है कि भीड़ कैसे जुटाया जाता है। 14 में और 19 में जैसे इसने भीड़ जुटाया है, इनको पता है कि पैसे देकर भीड़ जुटाया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता साफ मन बना चुकी है कि तुम पैसा दो या जो भी दो, तुम्हारे पक्ष में नहीं जाएंगे। हमको बस विकास चाहिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विकास चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में विकास चाहिए। इसलिए सब लोग महागठबंधन और तेजस्वी यादव विश्वास करके उनको देखने जाते हैं। उनसे आकांक्षा है कि तेजस्वी यादव भी बिहार का विकास कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ही बिहार का विकास कर सकती है। पिछले 15 सालों से जो डबल इंजन की सरकार रही है भाजपा और जदयू की, वो सरकार बुरी तरह से इस पर फेल होने वाली है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अशिक्षा का क्षेत्र हो, असुरक्षा हो, रोजगारी हो, ये सब जो अंधकार फैला है, ये अंधकार कांग्रेस के हाथ से ही लालटेन ये अंधकार को दूर करेगी। जी, मैं अब सर से पूछना चाहूंगा। अरविंद सर, आप अब बोलिए सर कि इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जो कि मोहम्मद साहब ने बताया। ये सर बिल्कुल ये पार्टी से ग्रसित होकर के बात बोल रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने पार्टी से ग्रसित होकर के बात नहीं कहा कि मैं भाजपा का हूं तो टोटली मैं भाजपा की बात करूं। पार्टी से ग्रसित होकर के मैंने बात नहीं कहा, मैंने हकीकत का बयान किया। लेकिन ये साहब हैं बिल्कुल पार्टी की तरफ से ग्रसित होकर के ये बात बोल रहे हैं। साहब ने कहा कि हम स्वीकार कर लिए, ऐसा नहीं है कि हमने स्वीकार कर लिया। ये कभी नहीं है कि हमने स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। और सरकार, जहां तक आप बोल रहे कि विकास की सरकार, तो हमारा सिद्धांत ही है सबका विश्वास और सबका विकास। ये हमारा सिद्धांत ही चला है और हम सबके विकास पर चलते हैं, न कि किसी व्यक्ति और किसी परिवार के विकास पर हम विश्वास नहीं करते हैं कि सिर्फ मेरे परिवार का विकास हो जाए। मैं पूरे देश के विकास की बात करता हूं और यही मेरा मुद्दा है, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी पर हमारी सरकार काम करती है। और आपका सरकार जो है वह सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों के विकास पर ही बात करती है कि उनका विकास किसी तरह हो जाए। और जिस दिन ये, फिर मैं आपको ये एक सादे कागज पर लिख करके दे देता हूं कि जिस दिन कहीं गलती से बिहार में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तो यह जो विकास का नाम चल रहा है वह विनाश के कगार पर, जो 15 साल पीछे चला था वह फिर पुनः लौट करके आएगा। और फिर जो हम लोग जो झेले थे वही हम लोग झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसमें आप भी रहिएगा, हम ही एक नहीं रहेंगे। ये मेरा 53 साल का अनुभव बता रहा हूँ। और टोटली आप विनाश के कगार पर जा रहे हैं जी। और यह जो सरकार कभी विकास की बात नहीं करती है, विकास नहीं होता है। चुनाव आया, चुनावी मुद्दा में विकास तो हो रहा है। जिसकी आंख पर पट्टी बंदी है उसको दिख नहीं रहा है, जिसका आंख खुला हुआ दिख रहा है कि विकास है कि नहीं है। यही लालटेन युग की इन्होंने बात किया। ये लालटेन युग से हमने 24 आवर्स बिजली दे करके, क्या साहब को घर में बिजली नहीं जलती है? पूछिए उनसे कि यार साहब चलते हैं सड़क पर तो पक्की सड़क उनको दिखाई नहीं देती है, क्या वो गड्ढे में चलते हैं या उनके घर में आज लालटेन जलता है? उनसे जरा पूछिए तो क्या सिंचाई की जो व्यवस्था है वो क्या खेतों को पानी नहीं मिल रहा है? उन्हीं साहब से जरा पूछा जाए तो। जी सर, मैं अब अंतिम 1 मिनट अरशद जी से पूछना चाहूंगा। अरशद जी, जो भी अरविंद सर ने बातें रखी हैं उसके ऊपर अब 1 मिनट में बातें को रखिए क्योंकि प्रोग्राम हमारा एंड होने वाला है। जी अरशद सर, देखिए ये पहले बात की है परिवारवाद का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या परिवारवाद भाजपा में नहीं है? अभी देखिए आपके गृह मंत्री का लड़का बीसीसीआई में सेक्रेटरी है,
आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे विधायक क्या परिवारवाद भाजपा में नहीं है? क्या अगर किसी परिवार, किसी पार्टी का, किसी का लड़का क्या उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है? क्या उसके, क्या आपका लड़का, अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने लड़का को डॉक्टर नहीं बनाएंगे? आप इंजीनियर हैं, अपने लड़के को इंजीनियर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो अगर पार्टी में, अगर उसके नेतृत्व में, अगर वो नेतृत्व में पास होता है, नेतृत्व कर सकता है, क्षमता है, तो वो कर रहा है। और वो कोई युवा है, यशस्वी जी और राहुल गांधी देश को विजन लेके चलेंगे, विजन है उनके पास, विजन है, विजन पे काम करेंगे। और बात रही मोदी जी की, तो देखिए पिछले 6 सालों में क्या काम किया है। विकास दिख रहा है आपको, बहुत विकास हुआ है। विकास अगर देखना है तो छोटे व्यापार से पूछिए, छोटे व्यापार मतलब जो रेवड़ी लगाते हैं, रेवड़ी ठेला वाले से पूछिए, रिक्शा वालों से पूछिए, जो गरीब किसान से पूछिए कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किए थे, क्या उनको उनका आय दोगुनी हो गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला था कि उनको हम गारंटी देंगे, क्या गारंटी किसानों को दिया? ये हमारे मित्र सिर्फ बार बार सिंचाई सिंचाई बोल रहे हैं। बताइए ना कि किसानों का मेन मुद्दा क्या था? कर्ज माफ करना। कर्ज माफ किया, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी दी? नहीं दी। और आप ये इसी संबंधी कानून पर पास किए जा रहे हैं एक पर एक। तो ये पूछिए, विकास असल पूछना है तो रोड पे उतरिए, रोड पे उतर के जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, चाय वाले हैं, रेवड़ी फल वाले बेचते हैं, उनसे विकास पूछिए कि असल विकास हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि आपने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, कितना हवाई अड्डा खोले, क्योंकि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, आपके स्मार्ट सिटी का क्या आपने मुझे कितना स्मार्ट सिटी बनाएंगे? पटना का हाल देखिए, बाढ़ आया, पटना में बाढ़ आया था तो घुटने पर पानी हेल के लोग चलते थे पटना में। पटना हमारे बिहार की राजधानी है, पिछले 15 सालों से पटना की ऐसी हालत रहेगी? बताइए, इस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दीजिए। जी, अब मैं बस अंतिम एक लाइन का टिप्पणी बस चाहूंगा अरविंद सर से, इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगा। सर बस 1 मिनट से भी कम में आप बोलिए। अरविंद सर, लास्ट लाइन आपका। अरफत साहब सिर्फ गिनती गिनाना जानते हैं। अरफत साहब को पटना की बात अभी उन्होंने कहा, क्या अरफत साहब को पता नहीं है कि पटना में आज फ्लाईओवर जो कार्य कर रहा है, पूरे पटना को पाट दिया फ्लाईओवर से, क्या उनको कोई चीज नहीं दिख रहा है? क्या वो पटना में नहीं रहते हैं कभी? और जहां तक इन्होंने सिंचाई की और किसानों की बात की, तो कौन सा किसान है कि उनको लाभ नहीं मिला है? मैं ये मुझसे जानना चाह रहा हूं कि अभी क्या अंत्योदय या किसान सम्मान योजना के तहत जो पैसा क्या उनके खाते में नहीं गया है? और जहां तक की बात है कि बोल रहे हैं कि कर्ज माफ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी या उनकी जो सरकार है, क्या अपने घर में रुपया का पेड़ लगा करके बैठे हैं कि सारा रुपया पेड़ को हिला दीजिए और रुपया ऊपर से टपक पड़ेगा और सबको बांट दिया जाएगा? क्या वो कर्ज बैंक को चुकाना नहीं है? इसी तरह ये लोग देश को बर्बाद करते हैं। यदि आज हम सारे कर्ज को माफ कर देते हैं तो फिर बैंक को रुपया कहां से दिया जाएगा? और फिर हम बैंक के पास जाएंगे तो क्या हमको कर्ज देगी? यदि हमें 5,000, 10,000, 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो क्या हमको बैंक कर्जा आज के डेट में दे रही है? इसलिए नहीं दे रही है कि चूंकि हम सिर्फ माफ करना जानते हैं। तो माफ कर देंगे तो पैसा आएगा कहां से? कौन ला करके देगा? और यह कर्जा माफी कौन देगा? हम और आप भरेंगे। हम पर टैक्स लगेगा, आप पर टैक्स लगेगा, हम इसका भरपाई करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी जी अपने घर पे कहीं रुपया का पेड़ नहीं लगाए हैं कि वहां से तोड़ेंगे या तोड़ करके सारे लोगों को बांट करके के बैंकों के कर्जा माफ कर देंगे, बैंक को भुगतान कर देंगे। ऐसा नहीं होता है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बिहार के चुनाव के ऊपर हम लोगों ने दूसरी मतदान जो अभी आज सुबह से चल रही है उसके ऊपर आज हम लोगों ने बात किया और काफी अच्छा लगा। अरविंद सर आपसे बात करके, अरशद सर आपसे भी बात करके काफी मुझे अच्छा लगा और आशा करेंगे कि आप लोग जो है कोरोना काल में सुरक्षित हैं और आप दोनों में से जिसकी भी पार्टी भी विजयी बने, बिहार को जो है वो प्रगति के रास्ते पर लेके जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।